हेलो नमस्कार, मैं आप सबके बीच सुबोध कुमार। आप सबका एडोपोड इंडिया चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, इससे पहले 10वां चैप्टर हो चुका था। अब हम 11वां चैप्टर ईंधन यानी फ्यूल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, हम बार बार बोल रहे हैं, अगर रेलवे में एग्जाम लेना है तो साइंस आपको बहुत ही अच्छा रखना पड़ेगा और बार बार रिवाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है, हम स्टार्ट कर रहे हैं। वे सभी पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करे क्या कहलाती है? ईंधन। ईंधन कहलाती है। ईंधन कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। बोलिए कौन कौन? ठोस ईंधन, द्रव ईंधन, गैस ईंधन। हाइड्रोजन कौन सी ईंधन है? हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन कहा जाता है। अरब है या फिर ठोस या गैस ईंधन है? बोलिए। गैस है। और हाइड्रोजन द्रव ईंधन। द्रव हो जाएगा। वायु अंगार और भाप अंगार किसे कहते हैं? यानी वायु अंगार कैसे पैदा होती है और प्राप्त होती है, और भाप अंगार कैसे प्राप्त होती है? जब लाल तप्त कोल पे, बोलिए। जब लाल तप्त कोक पे अगर अपर्याप्त मात्रा में वायु प्रवाहित की जाती है तो इससे वायु अंगार प्राप्त होती है, और जब लाल तप्त कोक पे भाप प्रवाहित की जाती है तो इसे भाप अंगार। इसका फॉर्मूला इसमें हाइड्रोजन हो जाएगा, उसमें आपको नाइट्रोजन हो जाएगा वायु अंगार में, ठीक ना। बायोगैस, कोल गैस, ये सब गैस ईंधन है। इधर लकड़ी, कोयला, कोक और चारकोल, ये सब ठोस ईंधन। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और हाइड्रोजन, ये सब हो जाएगा तरल ईंधन, ठीक ना। हाइड्रोजन को कौन सा ईंधन कहा गया है? फ्यूचर का ईंधन, भविष्य का ईंधन। पेट्रोल और अच्छा, आप बोल सकते हैं इथाइल एल्कोहल कैसे बनता है? मतलब गैसोहॉल कैसे बनता है? पेट्रोल और इथाइल एल्कोहल के मिश्रण से गैसोहॉल बनता है, ठीक ना। गैसोहॉल। कोयला के भंजन आसवन से क्या चीज प्राप्त होती है? क्या क्या चीज प्राप्त होती है? कोयला के भंजन आसवन से कोक हो गया, कोक गैस भी होता होगा, मतलब चारकोल भी कर सकते हैं ना, कोलतार भी, कोलतार भी हो गया, और अमोनिया, यही सब आदि प्राप्त होती है। कोक में कार्बन की अधिक मात्रा होती है, लगभग कितना प्रतिशत मात्रा होती है? 95%। अच्छे वाले में ना, ठीक ना। एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी कोयला एंथ्रेसाइट है। सबसे खराब की कोयला पिटवा। भूरा कोयला किसे कहते हैं? भूरा कोयला लिग्नाइट। भारत में सबसे बेस्ट बिटुमिन, सेकंड कोयला बिटुमिनस पाया जाता है। उसमें कार्बन की मात्रा कितनी होती है? 80-50। और इसे ईट कोयला में कितना पाया जाता है कार्बन की मात्रा? 50 से 60 लगभग। उसके बाद आप ये दिया हुआ है, जब लाल तप्त कोल पर वायु की अपर्याप्त मात्रा प्रवाहित की जाती है तो इसे वायु अंगार, जो मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस का मिश्रण होता है। और वायु अंगार को ही कौन सा गैस कहते हैं? प्रोड्यूसर गैस। वायु अंगार को ही प्रोड्यूसर गैस बोलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक ना। जब लाल तप्त कोक पर प्रवाहित की जाती है, जब लाल तप्त कोक पर भाप प्रवाहित की जाती है तो भाप अंगार गैस प्राप्त होती है। इसमें मुख्यतः कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में होगा, और जहां अपर्याप्त मात्रा में वायु प्रवाहित करेंगे वहां नाइट्रोजन हो जाएगा उसमें, और यहाँ भाप प्रवाहित कर रहे हैं यानी H2O होता है भाप में, तो ऑक्सीजन के साथ तो जलिए गया, बच गया हाइड्रोजन, तो इसमें हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण बन जाएगा। भाप अंगार गैस को कौन सा गैस भी कहते हैं? जल गैस। और वायु अंगार गैस को कौन सा गैस बोलते हैं? वायु अंगार को प्रोड्यूसर गैस, और इसको जल गैस बोलते हैं। दोनों मस्त क्वेश्चन है और जबरदस्त क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कोल गैस में हाइड्रोजन सबसे अधिक मात्रा में होती है, लगभग कितना? 51 से 52% तक होती है। कोल गैस के घटक कौन कौन से? मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और C2H2 को शायद इथाइल क्या बोलते हैं उसको? इथिन शायद बोलते हैं। हाँ, इथिलीन या इथिन बोलते हैं, लिखा होगा नीचे, लिखा होगा देखो तो, सबसे नीचे। हाँ वही, पेन से लिखा है इथेन। इथिन होगा, इथिन बोलते हैं, ठीक ना। C2H2 को इथिन बोलते हैं। नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक ना। कोल गैस में जनरली पाया जाता है। लकड़ी के भंजन से क्या क्या चीज प्राप्त होती है? चारकोल। भंजन आसमान से चारकोल प्राप्त होती है। पायरोग्लिनियस अम्ल भी प्राप्त होता है, ठीक ना।
प्राकृतिक गैस जो मुख्यतः मीथेन एवं मीथेन का मिश्रण होता है, यह हाइड्रोजन गैस का एक उत्तम स्रोत है, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस में जो होता है मीथेन और इथेन होता है, और मीथेन कितना प्रतिशत 83 और इथेन 16% होता है। जब प्राकृतिक गैस को अत्यधिक संपीड़ित किया जाता है तो कौन सा गैस सीएनजी निर्मित होता है? सीएनजी, यानी सीएनजी का फुल फॉर्म बोल दीजिए, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा। वायु गैस का निर्माण बायोमास के अवायवीय किण्वन द्वारा होता है, मतलब समझ रहे हैं। जैसे गोबर ले लेते हैं, ठीक है ना, गोबर को एक टंकी में भर के ऐसा पैक करते हैं ताकि उसमें वायु नहीं जा सके, तो इसीलिए इसको बोलते हैं अवायवीय किण्वन मतलब सराना उसको बोलते हैं। तो उससे जो गैस उस एक पाइप निकाला जाता है और वही हो गया वायु गैस, ठीक ना। वायु गैस का प्रमुख घटक बोल दीजिए। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। मीथेन होता है 50 से 75% और कार्बन डाइऑक्साइड 25 से 50, नाइट्रोजन 0 से 10 और हाइड्रोजन 0 to 1 और हाइड्रोजन सल्फाइड 1 to 5% होता है। पेट्रोलियम गैस लंबी श्रृंखला बनाती है, किसका? हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम किसका लंबी श्रृंखला बनाती है? हाइड्रोकार्बन का। टंकी फुल हो गया। जिसमें मुख्य रूप से कार्बन होता है, परंतु कुछ मात्रा में ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन युक्त यौगिक भी होते हैं। मुख्य रूप से इसमें क्या होता है? पेट्रोलियम में कार्बन, लेकिन कुछ मात्रा में इसमें क्या क्या चीज होता है? ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन होते हैं। पेट्रोलियम का निर्माण कहाँ से, कौन से जीवाश्म से होता है? समुद्री जीवाश्म या नदियों या चट्टानों का? समुद्री जीवाश्मों से होता है, जीवों के जीवाश्म से होता है। पेट्रोलियम का घटक बोल सकते हैं, कार्बन कितना परसेंट हो जाएगा? कार्बन सबसे ज्यादा होता तो 83 से 87% हो जाएगा। हाइड्रोजन होगा 10 से 14, नाइट्रोजन हो जाएगा 0 से नहीं 0.1 से 2 हो जाएगा, ठीक ना। सल्फर हो जाएगा 0.05 to 6 और ऑक्सीजन 0.05 से निकेल, सीसा और भी का क्या होता है? वेनेडियम, ये हो जाएगा लेस देन 0.1%, ठीक। मतलब पेट्रोलियम का शोधन कौन सा आसमान द्वारा होता है? प्रभाजी आसमान द्वारा। प्रभाजी आसमान से होता है क्या? मतलब जिसका जो बहुत कम का डिफरेंट रहता है उसके क्वथनांक में, तो इसीलिए उसको अलग करने के लिए प्रभाजी आसमान का हम उपयोग करते हैं। उसमें से प्राप्त होने वाले विभिन्न पदार्थों एवं उनके निम्नलिखित उपयोग होते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात टार अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बचता है। टार एक अपशिष्ट पदार्थ के रूप में बचता है। तो पूछेगा टार क्या है, तो पेट्रोलियम, अरे वो तो रोड में तार कोल रहता है, उसे बोलते हैं, वह एक अपशिष्ट पदार्थ है, इसका कहा जाता है। पेट्रोलियम के यह मुख्यतः इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण है। किसका मिश्रण है? इथेन नहीं, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। कौन सा? पेट्रोलियम। इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन का मिक्सचर है। नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन होता है, ठीक ना। इसके अवयव जो होते हैं नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन होता है। यह द्रव के रूप में होती है, जिसे द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी कहा जाता है, ठीक ना। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। जो इसका आप कहाँ उपयोग करेंगे? ईंधन में कर सकते हैं, घरेलू ईंधन के रूप में जैसे करते हैं, एलपीजी का हम उपयोग करते हैं, उसी को बोलते हैं। अच्छा, हम जो घरेलू टंकी में यानी एलपीजी जो हम लाते हैं, उसमें गंध के लिए कौन सा गैस मिलाई जाती है? मरकैप्टन, मिथाइल मरकैप्टन, C2H5SH। सही है। और एलपीजी एक कैसी गैस है? रंगहीन, गंधहीन, अति ज्वलनशील, गंधहीन भी और अति ज्वलनशील भी है, ठीक ना। लेकिन दुर्घटना इत्यादि से बचने के लिए इसमें क्या चीज मिलाया जाता है? सल्फर के यौगिक क्या? मिथाइल नहीं होगा, याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? इथाइल मरकैप्टन। याद रखिए, यहाँ कंफ्यूजन कीजिएगा आप लोग भी, याद रखिएगा जो भी वीडियो देख रहे हैं। इथाइल मरकैप्टन, इसका हो जाएगा C2H5SH, ठीक ना।
जिससे एक विशेष प्रकार की गंध आ जाती है। एलपीजी नीली अच्छा, कौन सी हाँ, नीली लौ के लौ साथ के जलती है? आप लोग देखते हैं गैस चूल्हा तो आजकल हर एक के घर में होगा, तो यह नीली लौ के साथ जलती है। जब गैस खत्म हो जाएगा तो लाल मतलब पीला लौ के साथ जलेगी। अगर उसको प्रॉपर मात्रा में वायु यानी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा उसके बाद भी यह पीला सोलर के साथ जलेगी। जैसे कि आप जब सिलेंडर के ऊपर जो चूल्हा रहता था पहले, उसके नीचे में 3 या 4 छेद रहता था, उसको आप पूरा प्रॉपर पैक कर दीजिए तो वो जो नीली जलती रहती थी गैस वो पीली जलने लगेगी। ठीक है ना, ट्राई कीजिएगा। हम भी कभी ट्राई किए थे स्टूडेंट लाइफ में। और मतलब जो टेम्परेचर है किसका ज़्यादा होगा, नीला का या पीला का? नीला का। जैसे कि इससे हम आरा का टेम्परेचर भी जान सकते हैं, मतलब उसी के कारण तो उसका आते रहता है। वायु डीजल जो है कौन सी वनस्पति से प्राप्त होती है? वायु डीजल जेट्रोफा नामक वनस्पति से प्राप्त होती है। कोल तार जो है एक इससे गोली बनाई जाती है। कौन सी, किसकी गोली? नेफ्थलीन की गोली बनाई जाती है, जिसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? मूस को मारने में या फिर कीड़े मकोड़े को भगाने में। ठीक, इसमें नहीं दिया हुआ कीड़ा मकोड़ा का ऑप्शन, उसमें था ना 5th एडिशन में दिया हुआ, याद रखिएगा। उसके बाद है पेट्रोलियम के विभिन्न घटक एवं उनके उपयोग। ठीक ना, पेट्रोलियम के अवयव जो हो जाएंगे अरब रूप में पेट्रोलियम गैस, उसको क्या बोलेंगे? एलपीजी। इसका हम प्रयोग करते हैं घरों में, उद्योग ईंधन में प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम होटल में जो सारा सामान वामान पकता है, खाना बनता है या फिर मिठाई छनता है, इसी पे छाना जाता है। ये नहीं समझिए कि एलपीजी में डुबा के समोसा निकाल लिया जाता है। आई मीन ईंधन के रूप में इसको यूज करते हैं, आग जलाने के लिए, हीट प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक ना, पेट्रोल का हम उपयोग कहाँ जनरली करते हैं? मोटर गाड़ी में करते हैं, विमान में करते हैं और शुष्क धुलाई में करते हैं। शुष्क धुलाई मतलब समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कोई जाइएगा ना मोबाइल ठीक करेगा तो वह पेट्रोल का यूज करता है। पेट्रोल यूज करने से क्या होता है, पेट्रोल आप एक ब्रश में भिगा के उसमें मार दीजिएगा, क्लीन हो जाएगा। उसके बाद वायु के संपर्क में वो ऑटोमेटिक वाष्प बन के उड़ जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं शुष्क धुलाई। शुष्क धुलाई के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक ना, आप जैसे देखते हो मोटर के कॉइल को जब साफ करेगा ना, एक डब्बा में भर लेगा, उसको ढक्कन लगा देगा और उसी से उसको साफ कर देगा, या एयर के प्रेशर के थ्रू पेट्रोल मार के उसको साफ कर देगा। उसको कुछ देर धूप में छोड़ देगा। अगर पानी में अगर धोते हैं मोटर के कॉइल को या ई रिक्शा के कॉइल को, आप जाइएगा जब ठीक करवाने या फिर कोई भी मोटर को अगर उसको साफ करना होगा तो पेट्रोल से साफ इसीलिए किया जाता है। पानी से साफ करने से होता है कि उसमें एक तो रस्ट पैदा होगी, उसके बाद उसका कुछ ना कुछ उसमें अंश बचा हुआ रह जाएगा। आपका कितना भी कोशिश करने के बावजूद भी उसके बाद शॉर्ट लग के जलने की संभावना अधिक रहेगी। उसके बाद हम मिट्टी जल का कहाँ उपयोग करते हैं? जनरली हम पहले स्टोव में करते थे, दे पंप दे के उसके बाद चलाते थे। उसके बाद लैंप में करते थे। अभी तो लैंप कोई यूज नहीं करता है उतना, मेरे ख्याल से अभी 99% से भी ज्यादा लोग नहीं करते होंगे लैंप का उपयोग। जेट वायु के ईंधन में किया जाता है, ये याद रखिएगा। कौन सा तेल का? मिट्टी तेल का उपयोग। उसका डीजल का उपयोग हम भारी वाहनों में करते हैं और विद्युत जनित्रों के लिए करते हैं। विद्युत जनित्र जैसे कि हम जनरेटर जो लाते हैं उसमें जनरली डीजल का उपयोग करते हैं। कोई मिट्टी तेल का उपयोग कर लेते हैं, जिससे उसका इंजन थोड़ा प्रभावित होता है और उसका आवाज जो पिस्टन है उसका इंजन का थोड़ा ज्यादा कंपन यानी आवाज करता है, तो घिसने का डर बना हुआ रहता है, थोड़ा उसका लाइफ कम हो जाता है। इसीलिए जनरेटर में जनरली डीजल ही यूज करना चाहिए। स्नैक मतलब आप समझिए लुब्रिकेंट के लिए इसको यूज करेंगे, यानी कि छहलाने के लिए यूज करेंगे। उसके बाद आ जाता है गैस, ग्रीस, वैसलीन, पेट्रोलियम जेल का मतलब वही होता है। तो इसको जैसे कि औषधि, जैसे कि कोई मरहम हम लाते हैं उसमें जो निकलता है, या फिर वैसलीन लेते हैं, या फिर कुछ वैसा चीज लगाने वाला जो गाढ़ा टाइप का होता है, जेली टाइप का होता है, उसमें हम इसका यूज करते हैं। उसके बाद आते हैं पैराफिन मोम से क्या क्या होता है? इसमें भी मलहम बनाया जाता है, मोमबत्ती बनाया जाता है और वैसलीन भी बनाया जाता है। एस्फाल्ट का उपयोग या टार या बिटुमन का उपयोग हम कहाँ करते हैं? सड़क के निर्माण में। काला काला जो होता है,
उसी का नाम है बिटुमेनस। उसके बाद रॉकेट, रॉकेट ईंधन के रूप में हम किसका उपयोग करते हैं? अच्छा, रॉकेट ईंधन के रूप में हम कौन कौन से ईंधन का उपयोग कर सकते हैं? ठोस, द्रव, गैस में से तीनों में बोले किसका यूज कर सकते हैं? ठोस और द्रव। नियंत्रण एवं दक्षता की कमी के कारण ठोस की अपेक्षा तरल ईंधनों का प्रयोग अधिक किया जाता है। रॉकेट के ईंधन को क्या बोलते हैं? नोदक या प्रणोदक? नोदक या प्रणोदक क्या है? रॉकेट का ईंधन है, ठीक ना। अच्छा, क्यों किया जाता है ठोस और द्रव में? गैस में क्यों नहीं किया जाता? मतलब क्योंकि अति ज्वलनशील होता है। जितना ने हीट उत्पन्न करेगा उसको जरा गला दूंगा। ये क्या होता है? वो तो हमें कर उसके बाद क्या उसमें होता है कि गैस अगर यूज करेगा तो ज्यादा आयतन लगा। अच्छा, गैस ये भी होता है, ये ज्यादा गैस आयतन लगा वो। आयतन भी ज्यादा लगा। ये मतलब द्रव अवस्था में रहेगा तो उससे ज्यादा मतलब उसके बाद देखिए कोई भी चीज में, इधर सुनिए ना, कहीं क्रैश करेगा। बाइक में भी गैस का हम उपयोग कर सकते हैं और इंजन चला भी सकते हैं, लेकिन बाइक में इसीलिए हम यूज नहीं करते गैस का, क्योंकि फोर व्हीलर की अपेक्षा बाइक रोड पे ज्यादा एक्सीडेंट करती है और उसका टंकी जो है रोड से टकराती है और हाई स्पीड के कारण कभी पाया में कभी इधर या कभी उधर टकराती रहती है, जिससे बहुत खतरा होने की संभावना है। बाइक के साथ साथ अगल बगल के शहरों में भी कहीं भी आग लग सकती है, उड़ के कहीं लगेगा उसमें भी, इसीलिए उसमें जल्दी हम गैस का यूज नहीं करते हैं। अभी अभी नया नया एक बाइक निकला है, आज ही देखे हैं, उसका नाम को याद नहीं है, वह सीएनजी प्लस पेट्रोल से चलता है, देख लीजिए आप लोग। उसके बाद ठोस और द्रव के रूप में, जैसे ठोस के रूप में रॉकेट के कौन से ईंधन का करता है यूज? थायोक्वाल और क्वालिब। और द्रव के रूप में हाइड्रोजन नहीं मारिएगा, हाइड्रोजन, केरोसिन और द्रव हाइड्रोजन मारिएगा, ठीक ना। गैस हाइड्रोजन यूज नहीं करेगा क्योंकि बहुत अति ज्वलनशील होता है। उष्मीयमान बराबर क्या होगा? द्रव प्रणोदक गुना ठोस प्रणोदक। क्रायोजेनिक ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन तथा तरल ऑक्सीजन का उपयोग करता है, ठीक ना। इसमें पूछ देगा क्वेश्चन, क्रायोजेनिक ईंधन जो है ऑक्सीजन के रूप में, गैस के रूप में, ऑक्सीजन को गैस के रूप में उपयोग करता है या द्रव के रूप में? क्या बोलिएगा? ऑक्सीजन को द्रव के रूप में यूज करता है और हाइड्रोजन को भी द्रव के रूप में यूज करता है। सबसे अधिक उष्मीयमान किसका होता है? कौन सी गैस का होता है? हाइड्रोजन का होता है। 150 केल्विन जूल पर इसलिए तो देखते हैं हाइड्रोजन का संलयन होता है 1.5 लाख। 1.5 लाख केल्विन के बोले था। हाँ, के उसमें लगा दिए तो फिर हाँ 1000 रुपये, सही बात है। कोयला, लंबे अवधि तक पेड़ पौधे का कोयले में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? कार्बीकरण। कार्बीकरण कहलाता है, जिसे जीवाश्म ईंधन भी हम बोल सकते हैं, फॉसिल फ्यूल्स भी बोल सकते हैं। कोयला सी 240 H90 और O4NS यह कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का यौगिक है और बहुत छोटी मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर मौजूद होता है, ठीक ना। कोयले के दहन के फलस्वरूप क्या क्या चीज इसमें होता है? कार्बन, नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर का ऑक्साइड प्राप्त होता है। कोयले के प्रकार एंथ्रेसाइट, जिसमें 90 से 95% कार्बन होता है, जो कि सबसे अच्छा कोयला माना जाता है। उसके बाद सेकेंड नंबर में आता है बिटुमिनस, जो कि हमारे भारत में सबसे ज्यादा प्राप्त मतलब और यूज भी किया जाता है, पाया भी जाता है। दूसरा इसमें 80 से 85% कार्बन होती है। उसके बाद आएगा लिग्नाइट कोयला। लिग्नाइट कोयला का और किस नाम से जाना जाता है? भूरा कोयला। भूरा कोयला, इसमें कार्बन की मात्रा लगभग 75% तक होती है और पीट कोयला में 50 से 60% तक होती है। सबसे खराब कोयला यही कोयला है, ठीक ना, पीट कोयला। पेट्रोलियम जो है कहाँ से प्राप्त होती है? पेट्रो चट्टान और ओलियम तेल से। चट्टान का तेल जिसे कहते हैं दोनों मिला के, इसे तरल सोना या कच्चा तेल या धात्विक तेल भी कहते हैं। तरल सोना कैसे कहते हैं? पेट्रोलियम को। और कच्चा तेल भी बोलते हैं, धात्विक तेल भी बोलते हैं। ईंधन का उष्मीयमान कितना होता है इसका? 1 केजी में जितना हो, ना 1 ग्राम में जितना हो इसमें उत्पन्न करेगा वही ईंधन का लगभग उष्मीयमान का लगेगा। देखिए लिखा हुआ है, किसी ईंधन के 1 ग्राम को पूर्ण रूप से जलाने पर उष्मा की जितनी मात्रा प्राप्त होती है वही
उस ईंधन का उष्मीयमान कहलाता है, ठीक ना। 1 ग्राम जलाने पर उष्मीयमान 1 ग्राम निकलेगा, उष्मीयमान निकल जाएगा। उसके बाद हाइड्रोजन का उष्मीयमान कितना होता है, जूल पर 1.5 लाख किलोग्राम में बोल 1.5 दीजिए, लाख किलोग्राम। यानी 15 पर कितना जीरो, 4 जीरो याद रखिएगा। और स्फोटन मतलब समझते हैं, नॉकिंग। हाँ मतलब जैसे इंजन आवाज करता है, जैसे कि आप बाइक कभी चलाते होंगे या 4 व्हीलर चलाते होंगे, ज्यादा गियर दे के एक्सीलरेटर हिट दिए तो वह आवाज करने लगती है, मतलब हिचकियां मारने लगती है और उसका इंजन नॉकिंग करने लगता है, आवाज करने लगता है। तो उससे होता क्या है कि आपका पेट्रोल और वायु जो है पहले ही वो मिश्रण हो जाता है आपके, वो जो है चिंगारी का आने से पहले, ठीक ना। इसमें लिखा हुआ है वाहनों के इंजन में जब ईंधन तथा वायु के मिश्रण का ज्वलन स्पार्क वही चिंगारी जो मारता है, जो प्लग हम लगाते हैं इंजन के पास ऊपर में, प्लग द्वारा उत्पन्न चिंगारी के संपर्क में आने से पहले ही हो जाता है उसका मिश्रण, ठीक ना। तो उत्पन्न उष्मा पूर्णतः कार्य में परिवर्तित नहीं हो पाता है, मतलब जितना भी उसे जलता है वह पूर्णतः कार्य में उपयोग नहीं, यानी कार्य खिंचा नहीं पाता उतना, जितना वो जलता है उतना खिंचा नहीं पाता, ठीक। उसके बाद परिवर्तित नहीं हो पाता, बल्कि धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे लोहा में लोहा टकराता है, धात्विक ध्वनि उत्पन्न होती है। उत्पन्न करने में नष्ट हो जाती है वह ऊर्जा, यानी उष्मा। इंजन में उत्पन्न यही धात्विक ध्वनि अपस्फोटन कहलाती है, यानी नॉकिंग कहलाती है, ठीक ना। अपस्फोटन को कम करने के लिए ईंधनों में क्या क्या चीज डाला जाता है, टेट्राइथाइल लेड, टेट्राइथाइल लेड तथा बेंजीन बेंजीन और तथा टाइलुइन और टाइलुइन जाइलिन तथा जाइलिन का मिश्रण मिलाया जाता है, ठीक ना। उसके बाद ऑक्टेन संख्या, ऑक्सीटेन संख्या कहाँ यूज करते हैं, ऑक्टेन संख्या किसमें यूज करते हैं, ऑक्सीटेन संख्या कहाँ यूज करते ऑक्टेन संख्या पेट्रोल में और सीटेन संख्या हैं, जांच डीजल करने में, ठीक। गुणवत्ता उसकी मापने के लिए। दहन दहन क्या है, किसी ईंधन द्वारा ऑक्सीजन की मौजूदगी में ताप का उत्पन्न होना ही दहन कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया होके ताप का उत्पन्न होना दहन कहलाता है, जिसमें ईंधन के जलने पर उष्मा यानी हीट प्राप्त होती है, दहन कहलाते हैं। दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। दहन एवं गैर दहनीय पदार्थ कौन कौन से हैं देख लीजिए। ऐसे प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ, प्राकृतिक मतलब जो नेचुरल आता है, नेचुरल मतलब कि जो हम खुद से बना या पैदा नहीं कर सकते उसे प्राकृतिक करते हैं। कृत्रिम इसे उसे बोलते हैं जिसे हम खुद से बना या पैदा कर सकते हैं, उसे कृत्रिम बोलते हैं, ठीक ना। ऐसे प्राकृतिक अथवा कृत्रिम पदार्थ जो आग एवं ऑक्सीजन के संपर्क में आने से स्वयं जलते हैं, तो क्या क्या चीज जल जाएगा। कागज आसानी से जलता है आग के संपर्क में, कोई कपड़ा हो गया, कोई जैसे कि क्या बोलते हैं उसको, गोईठा को क्या बोलते हो, उबला उबला बोलते हैं। ये सब आग के संपर्क में आने से खुद भी जलता है और उससे हम किसी को जला भी सकते हैं। जैसे कि कोई उखला पे कुछ चीज धर के, जैसे धूप अगरबत्ती जलाते हैं या फिर और भी कुछ चीज जलाते हैं। जैसे पहले हम लोग चूल्हा का यूज करते थे, उसमें यूज करते थे, ठीक ना। ये हो गया। उसके बाद आपको पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया इत्यादि। इसके विपरीत वे पदार्थ जो किसी पदार्थ को में आग के संपर्क में ना ही खुद जलते हैं और ना ही किसी को जलने देते हैं। जैसे कहीं आग लग जाता है, यानी मिट्टी में तो आग लगता नहीं है, बालू में आग लगता ही नहीं है, पत्थर में आग लगता नहीं है। अगर कहीं लग भी गया तो आप वहां पे बालू मिट्टी मारिए झोंका से, तो आग बंद हो जाए, यानी कि जलने भी नहीं देता है किसी को, ठीक ना। दहन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे कि आप लोग जाते होंगे गैस एजेंसी पे, तो वहां देखते होंगे बाल्टी में बालू भर के रखा जाता है। वही इसीलिए रखा जाता है कि कहीं भी आग लग जाए तो इमरजेंसी में उसका उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग जैसे कंबल का भी यूज कर सकते हैं एकाएक। और कंबल से आग कैसे क्यों बुझता है ये बताइए। क्योंकि वायु धोने नहीं देता। हाँ, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन से संपर्क खत्म कर देता है, इसीलिए बिना ऑक्सीजन के कोई भी चीज जलना संभव नहीं होता। एक ऐसा चीज था जो हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे, जो नाइट्रोजन के संपर्क में भी जलता था, क्या हाँ। देख लीजिए आप लोग। तीव्र दहन जो स्पीड में जल्दी जले, जैसे कि पेट्रोल डीजल की केरोसिन। मंदन दहन, अच्छा हमारी सांस लेना जो है श्वसन प्रक्रिया कौन सा दहन है, मंद दहन है। उसमें क्या उष्माशोषी होता है, उष्माक्षेपी होती है, उष्माक्षेपी होता है। उष्माक्षेपी और उष्माशोषी में आप लोग अंतर समझ लीजिए। जो उष्मा को ग्रहण करे उसे उष्माशोषी बोलते हैं,
और जो उष्मा को त्यागे यानी उष्मा उत्पन्न करे उसमें उसे उष्मा छेपी बोलते हैं, ठीक ना। तो हमारा श्वसन क्रिया जो है उष्मा छेपी, जैसे कि हम सांस लेते हैं और उसको ऐसे के हाथ को आगे करके आप सांस छोड़िएगा तो उसमें गर्म गर्म हवा निकलेगी, इससे हमको पता चलता है कि यह क्रिया जो होती है उसमें छेपी क्रिया हो रही है। और यह सांस लेना जो है रासायनिक क्रिया, ठीक, रासायनिक क्रिया है। क्योंकि वो जाता है और स्वतः दहन जो खुद भी खुद जल जाए, जैसे कि कोई एक फिक्स टेम्परेचर पे जल जाता है, जैसे कि सोडियम 40 कैसे डिग्री हो पे सोडियम आपका जल जाता है, स्वतः दहन कहलाएगा। पोटेशियम कहते हैं, श्वेत फास्फोरस 40 डिग्री सेल्सियस पर जल जाता है। ये हो गया। हमको लगता है अब बहुत ही जल्दी आपका चैप्टर लगता है खत्म हो गया, पढ़ते हैं फिर। उष्मा छेपी अभिक्रिया। अच्छा, उष्मा छेपी अभिक्रिया जब होती है तो उसमें नेगेटिव साइन लगाते हैं या पॉजिटिव साइन लगाते हैं? छेपी में प्लस। हाँ, छेपी हम पॉजिटिव साइन लगाते हैं, यहाँ देख रहे होंगे आप लोग। ऐसा कि आज एक बार भी इसका यूज हम नहीं किया, आज अभी कर लेते हैं। उसके बाद आता है सभी दहन की क्रिया ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण होती है, लेकिन सभी ऑक्सीकरण क्रिया दहन नहीं होती है क्या? जैसे कि कोई एग्जांपल आप याद मतलब बोलिए। जिसे ऑक्सीकरण हो गया ना, जैसे दूध से दही बनना हो, ये ऑक्सीकरण नहीं कहलाता है, लेकिन दहन नहीं हो। ऑक्सीकरण जंग लगना जंग लगना भी हो जाएगा, दहन नहीं है ना। इसी तरह बहुत सारा इसका एग्जांपल होगा। सरना किण्वन सब ऑक्सीकरण नहीं होता है, दूध से दही से बोले। चलिए हो गया। हाँ, श्वसन एक प्रकार का मंद दहन है। यह एक उष्मा छेपी प्रक्रिया यानी उष्मा को निकालती है। ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है। एलपीजी में मुख्यतः क्या पाई जाती है? ब्यूटेन या प्रोपेन या मीथेन? ब्यूटेन पाया जाता है। देखिए, एलपीजी बायोगैस और सीएनजी, सिर्फ एलपीजी में ब्यूटेन पाई जाती है मुख्य रूप से, बाकी बायोगैस और सीएनजी में मीथेन पाई जाती है। सीएनजी का फुल फॉर्म कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। चलिए, आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें ऑब्जेक्टिव आपका है कितना? ऑब्जेक्टिव है, ज्यादा ऑब्जेक्टिव है क्या? खींच दें क्या? कितना टाइम हो रहा है? 10:30 बजा मात्र खींच देते, तुरंत खींच देंगे। चलिए खींच देते, आप लोग साथ दीजिएगा। अरे देखिए, जब तक अदर स्टूडेंट से आप लोग 2 से 3 घंटा ज़्यादा मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपको जॉब मिलने वाली नहीं है। शायद अभिनय सर बोले हैं, पढ़ने से आज तक कोई मरा नहीं है, ठीक ना। और शायद ये शॉर्ट हम डाले भी है इसी चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। और ना ही मरेगा, पढ़ने से ना ही कोई मरा है और ना ही मरेगा। जब आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी कैपेसिटी है कि 10 क्वेश्चन अभी कर सकते हैं तो आप कर लीजिए। वही 10 क्वेश्चन यानी आपका जो रिजल्ट छूटता है 10 तो छोड़ ही दीजिए, 0.03 से या 0.02 से 0.1 से जब छूटेगा ना, तब एहसास होगा काश 1 घंटा ज़्यादा हम पढ़ लिए होते। तो इसी के साथ हम ऑब्जेक्टिव चालू करते हैं। मोटिवेटेड रहिए आप अपने आप में, जोश में आइए, ठीक। उद्योगों में उपयोगी उत्पाद प्राप्त करने के लिए कोयले का परिक्रमण क्रिया किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद कोयले में प्राप्त नहीं होता? बोलिए। सीएनजी नहीं है। कोक प्राप्त होता है कोयले से, कोयले के जलाने से कोक गैस प्राप्त होती है, कोलतार प्राप्त होती है, लेकिन सीएनजी इससे प्राप्त नहीं होती है। जीवाश्म ईंधन जिनके अवशेषों से प्राप्त होती है, किसके अवशेषों से प्राप्त होती है? मृत जीव जंतु से या पौधों से जीवाश्म ईंधन प्राप्त। सिर्फ वनस्पति से, मृत वनस्पति, मतलब जीव से भी प्राप्त होती है, जीव से भी प्राप्त होती है। कोयला जिसके या जिनके अवशेषों से क्या बनता है? कोयला के अवशेषों से क्या, मतलब किसके अवशेषों से कोयला बनता है? वनस्पति के अवशेषों से कोयला बनता है। अगर जीवाश्म ईंधन बोल देंगे तो ये हो जाएगा, जीव जंतु इसमें सब आ जाएगा, ठीक ना। उसका पेट्रोलियम का निर्माण उन जीवों से हुआ जिनका आवास कहाँ था? समुद्र में। समुद्र से पेड़ पौधा बड़ा बड़ा नहीं है ना होगा, और समुद्र में बहुत बड़ा और लगभग हम मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो तेल का कुआं समुद्र में ही है, ठीक ना। हाँ, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि समुद्र में ही जो जीव सागर और अब गए होंगे, अथाह है समुद्र, और समुद्र से ही हमारी उत्पत्ति हुई है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से ये हो गया था, पेट्रोलियम का निर्माण कहाँ से होता है? समुद्र से होता है। समुद्र में जिनका आवास था यानी जीव का। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए।
प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइपों द्वारा करना कठिन होता है? नहीं, बहुत इजी होता है। पाइप से ही तो हम लोग करते हैं। घर में भी हम सिलेंडर से जो चूल्हा में लाते हैं पाइप के द्वारा ही लाते हैं। प्राकृतिक गैस की कमी यह है कि घरों में जलाने के लिए इसका सीधा उपयोग नहीं कर सकते। नहीं करते हैं, हम लोग एलपीजी का उपयोग करते हैं। प्राकृतिक गैस का संपीड़न प्राकृतिक गैस के रूप में अधिक दाब पर भंडारित किया जाता है। सही बात है, कंप्रेस्ड करते हैं अधिक दाब पे, तो उसके बाद ये तरल अवस्था में होता है और संपीड़ित होता है। प्राकृतिक गैस का उपयोग विद्युत उत्पादन के लिए नहीं किया जाता। जो चीज ज्वलनशील है उससे हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं, चाहे गोईठा क्यों ना हो, कोयला क्यों ना हो, लकड़ी क्यों ना हो, ईंधन क्यों ना हो, केरोसिन क्यों ना हो, तो उससे हम विद्युत उत्पादन कर सकते हैं। पानी हवा से हम जब कर सकते हैं, सूरज की रोशनी जब आ सकते तो उससे कर सकते हैं। सीधे सीधे हमको उष्मा दे रहा है, उससे क्यों नहीं कर सकते? और ऊर्जा कभी हम मतलब नाश नहीं होता। बना हाँ, नहीं सकते। ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, यानी कि ऊर्जा का सिर्फ परिवर्तन होता है। आना ऊर्जा हम बना भी सकते हैं, बना नहीं अभी आग जला दिए, आग जल गया था, आग जल के जो उष्मा निकली वह उष्मा कुछ ना कुछ चीज को हीट कर दिया, तो वातावरण को या कोई सामान को, ठीक ना। मैग्नीशियम का रिबन यानी फीता वायु में जलने पर क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड उष्मा और प्रकाश देता है। और यह किस कलर का जलता है? उजला या हाँ ठीक श्वेत जलता है। श्वेत रहता है। और आपको सोडियम पीला। पदार्थ जो ज्वाला के साथ नहीं जलता है, ज्वाला के साथ नहीं जलता है, जैसे कि कोयला को हम जब भी जलाएंगे ना, तो वह ज्वाला लकड़ी 1200 ज्वाला नहीं जलता है। हाँ उसमें हाँ ऐसा हो सकता है, जैसे बहुत सारा कोयला रहेगा, कुछ अक्स उसमें रहता है इसका जीवाश्म का, मतलब तो उससे हल्का फुल्का जलता है, वो भी कुछ समय के लिए। यदि किसी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसे बुझाने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है? ऊनी का कपड़ा, उससे ऊनी का कंबल। व्यक्ति को ऊनी कंबल से ढक देते हैं, क्योंकि ऊनी कंबल मतलब जो होता है ना, मतलब जनरली एक हवा लेयर का बना देता है, जो हवा को हाँ आने जाने नहीं देता। एकाएक आप लपट दीजिएगा तो वह मतलब ऐसे थोड़े है कि हम लोग खींचते हैं हवा तो ले लेगा। हाँ आप बोलिए कि हम लोग सांस कैसे लेते हैं, इसको ओढ़ते हैं फिर भी हवा तो आती है, लेकिन हम लोग उसको खींचते हैं, लेकिन वह तो आग जलेगा तो उतना मात्रा में एकाएक खींच नहीं पाएगा, जिसके कारण एकाएक आग मुझ जाएगी। निम्नलिखित में से किस पदार्थ और आग लगने शरीर में आग लगने के बाद उस पर आप ना ही पानी डालिए और ना ही पानी मांगने पे पानी दीजिए। अगर आप पानी उस पर डालते हैं या फिर देते हैं तो बहुत ही जानलेवा हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है, ठीक ना। पॉइजन बन जाता है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित है? इसमें से ऑप्शन दे रहे हैं मिट्टी का तेल, पेट्रोल, एल्कोहल और कोयला। बोलिए। कोयला कोयला होगा। कोयला होगा। पदार्थ का उच्चतम ज्वलन ताप अपेक्षित होता है, जैसे कि आप मिट्टी का तेल जलाइए, पेट्रोल इधर जला दीजिए, एल्कोहल जला दीजिए और कोयला जला दीजिए। आप जब कोयला के आगे हाथ रखिएगा ना, मतलब हीट ज्यादा महसूस होगा ना। मिट्टी के तेल के जो जिसका ज्वलन उठता है तो उसके बीच में हाथ घुसा के क्या निकाल लीजिए, तो आपको कुछ नहीं हमको लगता है होगा। कोयला का पेट्रोल में वैसे ही कर सकते, एल्कोहल भी ऐसे कर सकते। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कोई भी एल्कोहल को कोई भी जींस पे गिरा के ऐसे आग लगाते, या फिर कोई नाटक वाला आपको केरोसिन शरीर पे लगा के आग लगा के और ऐसे ऐसे करके बुझा लेता है, क्योंकि वह ज्यादा टेम्परेचर मतलब रिलीज नहीं करता है एकाएक। और वही कोयला का जो कोयला पदार्थ है वह जो जलते रहता है, उसको हम इस पे रख देते हैं स्किन पे तो एकाएक जला देगी। निम्नलिखित में से जो ज्वलनशील पदार्थों के बारे में सही कथन बोलिए। डायरेक्ट ऑप्शन बोल देते हैं। इनका ज्वलन ताप निम्न होता है, ज्वलनशील पदार्थों में ज्वलन ताप जो होता है निम्न होता है और आसानी से आग पकड़ लेते हैं, ठीक ना। श्याम चूल्हे पर आलू की सब्जी बना रहा था, उसे आश्चर्य हुआ कि तांबे का बर्तन बाहर से काला पड़ रहा था। इसका कारण क्या था? बोलिए। ईंधन का अनुपयुक्त दहन, यानी कि ठीक से ईंधन जल नहीं पा रहा था। आप गैस का भी ठीक से दहन नहीं करेंगे तो यह भी आपको स्याही मतलब स्याही लग जाएगा आपके बर्तन में। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधनों का अपूर्ण दहन क्या कहलाता? अपस्फोटन। ऐसे इसमें उससे क्या प्राप्त होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जैसे कि गाड़ी का जो धुआं निकलता है, तो धुआं क्यों निकलता है? क्योंकि वह पूर्ण रूप से उसका दहन नहीं कर पाता, इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड कैसी गैस है? जहरीली गैस है। इसे आपका घुट के आपकी जान भी जा सकती यही है। गैस के कारण बस में सफर करने पे उल्टी होता है, दस्त होता है। बायोगैस जो है बायोमास से किस प्रक्रिया के माध्यम से उत्पन्न की जाती है? मतलब अवायवीय किन्वन, जैसे गोबर गैस से हम प्राप्त करते हैं।
ऑक्सीजन की पर्याप्त होने पर डैश लौ उत्पन्न होती है, नीला मतलब अच्छी मात्रा में उसको ऑक्सीजन मिले तो नीला। जैसे कि कभी कभी हम वेल्डिंग के वो गैस वेल्डिंग जो करते हैं उसमें भी हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, और इसीलिए उसकी मतलब देखते होंगे पूरा प्रेशर साफ निकलता है और उसको ऑक्सीजन प्रॉपर वे में मिलते रहता है, इसी कारण उससे नीला और हीट ज़्यादा रिलीज होती है। यूरेनियम के आइसोटोप के उपयोग की पहचान करें। कहाँ हम यूरेनियम का उपयोग करते हैं? परमाणु रिएक्टर में करते हैं, परमाणु ईंधन में करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, सही या गलत है बोलिएगा। अवन के बहाने बहने के लिए पृथ्वी का चक्रण जिम्मेदार है, सही है। ईंधन को पर्यावरण के अनुकूल माना जाएगा यदि इसके दहन के उत्पादन से गैर विषैले पदार्थ नहीं निकलेंगे। ये भी सही है। गैर विषैले अगर नहीं होगा यानी कि विषैला नहीं होगा। कोयले यानी O2 H2 तथा आधा मुक्त कार्बन के यौगिक का एक जटिल मिश्रण है। कोयले सरल मिश्रण है, इसलिए गलत होगा। कोयले में एक छोटी मात्रा में नाइट्रोजन और सल्फर होती है, ये बात सही है, नाइट्रोजन सल्फर होती है, लेकिन यह एक सरल मिश्रण है, ठीक। उसके बाद हो जाएगा यानी ए भी सही है और सी गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड जो है यह नहीं है। बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है बोलिए? 60% के अप्रॉक्स होता है। पेट्रोल के साथ साथ कारों में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? एथेनॉल का उपयोग करते हैं। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है किसके कारण? इथाइल मरकप्टेन के कारण या मिथाइल मरकप्टेन के कारण? बोलिए दोनों में से। इथाइल मरकप्टेन आप लोग अभी थ्योरी में इसका डिस्कशन भी हुआ था, और डिस्कशन का फायदा यही है कि हमको क्वेश्चन तो देखिए पढ़े हुए सब रहता, पढ़ता सब भी है, लेकिन याद करने के लिए डिस्कशन बहुत अच्छा तरीका है। और हम अपने अनुभव से बता रहे हैं, डिस्कशन जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उनको करना ही चाहिए, चाहे आप इंग्लिश का कीजिए और ज्योग्राफी का कीजिए, हिस्ट्री का कीजिए या फिर साइंस का कीजिए, डिस्कशन करना चाहिए, ठीक। ईंधन के एक इकाई द्रव्यमान के पूर्ण दहन से उत्पन्न ऊष्मा क्या कहलाता है? ईंधन का ऊष्मीय यानी कैलोरी मान कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमास ऊर्जा का एक स्रोत नहीं है? वायुमास का एक स्रोत नहीं है, बोलिए। लकड़ी है, लकड़ी हाँ है। वायुमास यानी कि प्राकृतिक रूप से ये मतलब उसी का एक भाग है। गाय का गोबर ये भी है, इथेनॉल ये भी है, लेकिन परमाणु ऊर्जा जो ये नहीं है। मीथेन के जलने पर क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा या कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा और जल निकलेगा, सही बात है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना पकाने के लिए किया जाता है? खाना पकाने के लिए द्रवित यानी एलपीजी का हम उपयोग करते हैं। मार्स गैस के प्रमुख घटक क्या है बोलिए? मीथेन है, CH4। भारतीय रेलवे ने 2015 में CNG चालू द्वारा चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत कहाँ की थी? मतलब इसे पूछ रहा है, मतलब हाँ CNG का पूर्ण रूप पूछ रहा है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हो जाएगा, संपीड़ित प्राकृतिक गैस हो जाएगा। जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड का क्या कहलाते हैं? अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं जीवाश्म। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छ ईंधन का गुण है? प्रदूषण मुक्त। स्वच्छ ईंधन जो प्रदूषण नहीं फैलाए, जैसे कि CNG बहुत कम मात्रा में प्रदूषण फैलाता है। LPG का मुख्य घटक क्या है बोलिए? ब्यूटेन है। LPG सिर्फ इसमें ब्यूटेन रहता है मुख्य घटक, बाकी बाद में मीथेन रहता है। दहन की प्रक्रिया में ईंधन की रासायनिक ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा में हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन मानव निर्मित है बोलिए? गोबर गैस। गोबर, अब देखिए गोबर से हम गैस जो बनाते हैं वो मानव, ना कि गोबर, ठीक ना। गोबर का ठीक है। कोयला, कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस यह मानव निर्मित नहीं है, इसे मानव नहीं बना सकता। कोयला की किस किस्म में कार्बन की सर्वाधिक मात्रा होती है? एंथ्रेसाइट सबसे कम, पीट कोयला में होती है। एंथ्रेसाइट में 90 से 95% और पीट कोयला में 50 से 60% कार्बन की मात्रा पाई जाती है। ठोस कोयला को तरल हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित करने वाली प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? द्रवीकरण बोलते हैं। कोयला और पेट्रोलियम के दहन का परिणाम डैश के ऑक्साइड के रूप में होता है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड के रूप में होता है। हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से क्या प्राप्त होता है?
कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, हाइड्रोकार्बन के पूर्ण दहन पे कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। पेट्रोलियम के शोधन के द्वारा ई क्वेश्चन पूछा जाता है और आरआरबी, एलपी और टेक्नीशियन में 2014 में पूछा भी गया था। पेट्रोलियम के शोधन के दौरान प्राप्त केरोसिन निम्नलिखित में से किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? सड़क पैराफिन में। पेट्रोलियम के शोधन के दौरान प्राप्त केरोसिन, पेट्रोलियम के शोधन के पश्चात प्राप्त अपशिष्ट पदार्थ टार कहलाता है। इंजनों में अपस्फोटन क्यों होता है? टेट्राएथिल लेड इसमें इसको ठीक करने के लिए मिलाया जाता है। और निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीजल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है? सीटेन संख्या डीजल और ऑक्टेन संख्या से पेट्रोल का। प्राकृतिक गैस का सर्व प्रमुख घटक क्या है? मीथेन हो जाएगा, एलपीजी का ब्यूटेन हो जाएगा। कोल गैस में उपस्थित घटक का चयन कीजिए। तो कोल गैस में हाइड्रोजन भी होता है, मीथेन भी होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है। जल गैस निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। हाँ, हाइड्रोजन का। अब जल्दी खत्म हो जाएगी, आप लोग इंतजार कीजिए, थोड़ा वेट, मतलब धैर्य रख के बैठिए। तरबीकीत पेट्रोलियम यानी एलपीजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? जनरली खाना पकाने में हम लोग करते हैं और वाहन के ईंधन के रूप में भी करते हैं। नहीं, खाना पकाने और हाँ वाहन के ईंधन में करते हैं। चारकोल का निर्माण किस विधि द्वारा होता है? चारकोल का निर्माण वो लकड़ी का भंजन आसवन की विधि द्वारा। लड़की नहीं, लकड़ी का भंजन आसवन। ठोस ईंधनों का नकारात्मक पक्ष क्या होता है? इनके दहन से राख उत्पन्न होती है, तो राख उत्पन्न होती है, यही इसका नकारात्मक। पेट्रोलियम में निम्नलिखित में से कौन से तत्व उपस्थित होते हैं पेट्रोलियम में? हाइड्रोजन, सल्फर, कार्बन। चार्जर लाए हैं, जल्दी से लगाइए, ऑफ होने वाला है। पेट्रोलियम निम्नलिखित में से कौन से तत्व में उपस्थित है? तीनों हो जाएगा। क्या चीज? पेट्रोलियम का शोधन किस विधि से होता है? बोलिए। अरबाजी आसवन विधि से होता है। पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोलियम गैस किस तापमान पर प्राप्त होती है? 40 से 205 डिग्री सेंटीग्रेड पे याद रखिएगा, सेंटीग्रेड, यहाँ केल्विन और कुछ जगह आप लोग फंस जाइएगा। 40 से 205 डिग्री। किसी क्वेश्चन बोल देते हैं, पेट्रोलियम के शोधन की प्रक्रिया में पेट्रोलियम गैस किस तापमान पर प्राप्त होती है? 40 से 205 डिग्री सेल्सियस पे, यानी सेंटीग्रेड पे। निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? बोलिए। हाइड्रोजन, जिसे भविष्य का ईंधन बोला जाता है। वायु गैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है? गोबर गैस। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस की प्रणाली का आविष्कार किया था? बोलिए। सीबी देसाई। ये 5th एडिशन में शुरू में ही कोई एग्जाम्पलर करके दिया हुआ था। तीव्र ग्लोबल वार्मिंग की रोकथाम करने के लिए इनमें से किन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग विवेकपूर्ण ढंग से करना चाहिए? कोयला और जल, पेट्रोलियम और जल, धातु और कोयला और पेट्रोलियम। बोलिए। कोयला और पेट्रोलियम। जेट्रोफा नामक वनस्पति से बायोडीजल का निर्माण किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा और नवीकरणीय स्रोत नहीं है? बोलिए। नवीकरणीय समझते हैं? नवीकरणीय जिसका उपयोग हम नया हाल फिलहाल कर रहे हैं और उससे वो जो है नवीकरणीय जो है कभी खत्म नहीं होती है। जैसे सूरज का प्रकाश हो गया। एक सेकंड कंफ्यूजन हो रहा है। और नवीकरणीय का स्रोत नहीं है, यानी नवीकरणीय का स्रोत है कौन सा है? वायु कभी खत्म नहीं होगा। नहीं, प्राकृतिक गैस तो खत्म होगी, कहीं से निकलता है ये गैस। पेट्रोलियम ये भी खत्म होगी और कोयला ये भी खत्म होगी, यानी कि आप हम जो बोल रहे थे पहले सही था। और नवीकरणीय स्रोत नहीं है, यानी कि ये कौन सा नवीकरणीय स्रोत है, यही पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जो चीज खत्म नहीं होगी और जिसका उपयोग नया हम करते हैं, जैसे पवन ऊर्जा का हम करते हैं, वायु से नहीं करते, इसीलिए यह नवीकरणीय ऊर्जा है, ना कि अनवीकरणीय, ठीक ना। जब लवण जल का विद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर गैस
बनती है जो बर्निंग स्प्लेंडर को इसके पास लाने पर पॉप ध्वनि उत्पन्न करती है। गैस एक्स कौन सी है? हाइड्रोजन। इसका आप हमको लगता है छठों सातवां की बुक में दिया है कि एनसीईआरटी से रिलेटेड है और क्वेश्चन सीजन में पूछा गया, ग्रुप डी में पूछा गया। वह प्राकृतिक संसाधन कौन सा है जिसमें पेट्रोल और डीजल प्राप्त किया जाता है? मतलब संसाधन है, पेट्रोलियम संसाधन है। लंबी अवधि के दौरान मृत पौधों में परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कार्बनिकलन कहलाती है, जिसे क्या प्राप्त होती है? कोयला प्राप्त होती है। सीएनजी और एलपीजी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है बोलिएगा? सीएनजी और एलपीजी पाइप द्वारा घरों में पहुंचाई जा सकती है। संभव है। सीएनजी और एलपीजी के संबंध में एलपीजी पहुंचाया जा गलत सकता है। है लेकिन सीएनजी नहीं पहुंचाया जा सकता, हम्म। क्योंकि सीएनजी से खाना बनता नहीं है, एलपीजी से खाना बनता है। CNG और इसमें से प्रेशर भी हो सकता है, हाई होता है। प्रेशर हाई रहता है। सीएनजी और एलपीजी में कार्बन कण नहीं होते हैं, नहीं होते हैं। सीएनजी और एलपीजी को स्वच्छ ईंधन के रूप में लेबल किया जाता है और तभी तो सरकार अभी उसका मुहिम चला रही है और फ्री में सिलेंडर बांट के और सब्सिडी के रूप में रुपया ले रही है। सरकार है। सीएनजी और एलपीजी दोनों कार्बन आधारित ईंधन है, सही है। जीवाश्म ईंधन कोयला और पेट्रोलियम किस प्रकार के संसाधन हैं? वो नवीकरणीय, हाँ, नवीकरणीय, गैर गैर नवीकरणीय। अक्षय होगा या नवीकरणीय होगा, ये दोनों नहीं होगा। समाप्त है यानी जो समाप्त हो सकता है। गैर नवीकरणीय ये भी हो सकता है। ठीक। जब कोयले और पेट्रोलियम को अपर्याप्त वायु यानी अपर्याप्त ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो प्रदूषणकारी हानिकारक गैस कौन से उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। और खत्म हो गया, पंचवा और बचा। प्राकृतिक गैस यानी कि कौन? मीथेन CH4 के जलन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत है? सौर ऊर्जा। गैर पारंपरिक स्रोत यानी कि जिसका हम उपयोग सदियों से नहीं करते आ रहे, पारंपरिक स्रोत नहीं करते आ रहे, ठीक ना। बड़ी कंफ्यूजन करता है इसमें, अगर घर पर में आप मार दीजिए, जान रहे हैं फिर भी आप गलत कर सकते हैं, इसीलिए पारंपरिक, गैर पारंपरिक और नवीकरणीय और नवीकरणीय, गैर नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय, ये सब पर ध्यान दीजिएगा, आप लोग ध्यान से मारिएगा। कोयले और पेट्रोलियम के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से क्या किया जाना चाहिए? एयर कंडीशन या हीटिंग सिस्टम का अत्यधिक उपयोग नहीं करना चाहिए, सही बात है। मानक यही सही है, बाकी छोड़ देते हैं, समय थोड़ा ज्यादा हो रहा है। प्राकृतिक गैस का जलना निम्नलिखित से कौन सी अभिक्रिया है? उष्माशोषी या उष्माक्षेपी? क्योंकि उससे उष्मा निकलेगी, जलेगी तो उष्मा निकलेगी। अब मेरे ख्याल से जितना भी दहन प्रक्रिया है उससे वह सब उष्माक्षेपी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? एंथ्रेसाइट, मॉक्स यानी सल्फो, एक और नाम याद रखिए, सल्फो। और अन्य कीटों यानी इंसेक्ट्स को प्रतिकर्षित यानी भगाने हेतु नेफ्थलीन की गोलियां से कहां से नेफ्थलीन की गोलियां कहां से प्राप्त? कोलतार से होता है। कोलतार से। चलिए, ऑब्जेक्टिव भी आप लोग साथ दिए तो ऑब्जेक्टिव भी समाप्त हो गया। दिल हल्का हल्का और गार्डन भी फील हो रहा होगा कि हाँ, हम 60 क्वेश्चन आज एक्स्ट्रा कर दिए। चलिए, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।